तो विल स्टार्ट विद अनदर टाइप ऑफ 2D मोशन। तो हमने अब तक सिर्फ 2D मोशन के बेसिक कॉन्सेप्ट देखे हैं। फॉर एग्जांपल 2D मोशन में आप डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन करते हो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर फॉर्म में। एंड देन यू हैव सीन हाउ टू डिफाइन एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन, हाउ टू डिफाइन एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन किया हो ना फाइन। डू यू रिमेम्बर 2D मोशन में हमने क्या क्या किया अब तक? इन 2D मोशन व्हाट वी हैव सीन सो फार इज, याद है, एवरेज वेलोसिटी से स्टार्ट किया था। कैसे फाइंड किया था एवरेज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म क्या आता है? डू यू रिमेम्बर? x2 माइनस x1 अपॉन p2 माइनस t1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 अपॉन p2 माइनस t1 j कैप। करेक्ट। ये इसको बोलते हो एवरेज का x कंपोनेंट वेलोसिटी का, ये है एवरेज वेलोसिटी का y कंपोनेंट। देन you find out what is average speed just by finding out magnitude of this vector। तो अगर आपको याद होगा तो तुम इसको करते हो v एवरेज x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस v एवरेज y कंपोनेंट स्क्वायर। इसके बाद आपने फाइंड किया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हमने नोटेशन क्या यूज किया था? इसको लिखा था dx बाई dt आई कैप प्लस dy बाई dt j कैप। फिर तुमने इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड किया था और वो क्या आया था? अंडर रूट ऑफ dx बाई dt स्क्वायर प्लस dy बाई dt स्क्वायर। और नोटेशन वाइज इसको तुम vx भी बोलते हो और इसको तुम vy भी बोलते हो। तो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड? अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो ये भी 2D मोशन ही है। और अगर आपको याद होगा इसके बाद आपने इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स डिराइव किए थे, वो भी 2D मोशन के लिए किए थे। बट 2D मोशन कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप। फॉर एग्जांपल सपोज हमने एक स्टोन को एयर में थ्रो कर दिया, तो इट फॉलोज दिस पाथ। ये 2D मोशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो डायरेक्शन इन्वॉल्व है, एक्स एंड वाई। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पार्टिकल है विच इज परफॉर्मिंग मोशन along the circumference of circle, ये भी 2D मोशन है। द पार्टिकल इज मूविंग along the circumference of circle, वो भी एक 2D मोशन है एक्स वाई प्लेन में। तो यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ 2D मोशन। तो डिफरेंस क्या है? 2D मोशन में ये है नॉन लीनियर मोशन, ये भी है नॉन लीनियर मोशन। तो ये जो मोशन है फर्स्ट टाइप, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। तो आज हम लोग सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे इन डिटेल, और रियल लाइफ में बहुत जगह पे यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल दोज हु आर फैन ऑफ क्रिकेट, तो अगर आपने देखा होगा किसी बैट्समैन ने बॉल को मार दिया तो वो तुमको ऐसा पूरा ट्रेजेक्टरी दिखाते हैं, कितना मीटर गया, मैक्सिमम हाइट कितना था। तो दैट इज ऑल कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस दैट यू विल लर्न टुडे। तो विल स्टार्ट विद प्रोजेक्टाइल मोशन। सर्कुलर मोशन भी देखेंगे बाद में, लेकिन पहले प्रोजेक्टाइल मोशन। तो लेट अस स्टार्ट विद प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करने से पहले यू मस्ट नो व्हाट इज प्रोजेक्टाइल। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? सुना है वर्ड? सुना है पहले प्रोजेक्टाइल मतलब क्या? नो। प्रोजेक्टाइल इज एन ऑब्जेक्ट। सिर्फ ऐसा है कि इस ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया इन एयर विथ सम इनिशियल वेलोसिटी। तो एन ऑब्जेक्ट थ्रोन in air with some initial velocity at some angle with respect to horizontal। तो ये ऑब्जेक्ट जब आप थ्रो करोगे तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है, लेट अस से इनिशियल वेलोसिटी इज u बार। तो ये u बार इट इज मेकिंग सम एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। इस ऑब्जेक्ट को आप बोलते हो प्रोजेक्टाइल। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, प्रोजेक्टाइल इज एन ऑब्जेक्ट। सिर्फ देयर इज वन डिफरेंस हियर, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो एक एंगल बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, फिर वापस से क्या करेगा? नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है। इट इज गोइंग अप अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो
it will slow down, slow down, slow down, slow down, and then starts coming back again. ओके तो पहले हम लोग डिफाइन करेंगे प्रोजेक्टाइल को. बहुत सिंपल है. एन ऑब्जेक्ट थ्रोन with some initial velocity in any direction making some angle with horizontal theta with horizontal is known as projectile. तो बहुत extremely simple. What is projectile? An object which is thrown with some initial velocity in any direction. And direction क्योंकि I can throw it to my right, to my left, आगे पीछे wherever I want. और उस ऑब्जेक्ट के इनिशियल वेलोसिटी ने हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाया है. सच ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल. फॉर एग्जांपल बहुत सारे आपको रियल लाइफ में एग्जांपल मिल जाएंगे. यू कैन टेक एनी ऑब्जेक्ट एंड यू कैन थ्रो. So I have an object cell. If I throw, this is called as projectile. उसको छोड़ो, पाथ पे ध्यान दो. यहाँ पे उसने क्या ट्रैजेक्टरी फॉलो किया. अभी तो स्टार्ट हो रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी चीजें फाइंड करनी पड़ेगी. तो पहले बेसिक चीजें आपको डिफाइन करना पड़ेगा सो दैट आगे प्रॉब्लम नहीं हो. तो प्रोजेक्टाइल मतलब एक ऑब्जेक्ट ही होता है, बाकी कुछ नहीं है. सिर्फ इतना है कि वो जो ऑब्जेक्ट है आपने थ्रो किया और उस ऑब्जेक्ट ने विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, उस ऑब्जेक्ट ने मतलब उसके इनिशियल वेलोसिटी ने विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक एंगल बनाया है. राइट. तो सच एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल. तो ये पाथ वो फॉलो करेगा एंड उसका इनिशियल वेलोसिटी इज u bar. तो u bar makes some angle theta with respect to horizontal. Right. So what is projectile? Can you define projectile? An object thrown with some initial velocity in any direction at some angle theta with respect to horizontal is known as projectile. और ये जो इनिशियल वेलोसिटी है इसको आप बोलते हो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. तो वी विल नाउ डिफाइन व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कैसे डिफाइन करोगे. द इनिशियल वेलोसिटी with which the projectile is projected or thrown is known as velocity of projection. The initial velocity with which an object or projectile is thrown, with which projectile is thrown or is projected is known as velocity of projection. ये सारे बेसिक चीजें पता होने चाहिए. देन यू शुड नो व्हाट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. तो ये जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन था इसने हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाया थीटा, इसको क्या बोलते हैं. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. रिमेंबर ये डेफिनेशन से पूछना नहीं है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं. तो एंगल मेड बाय वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. डोंट वरी, नथिंग इज हैपनिंग हियर. ध्यान दो. द एंगल मेड बाय वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन विथ horizontal is known as angle of projection. उसके बाद you should know what is trajectory of projectile. What is the meaning of trajectory? Path. तो एक ऑब्जेक्ट चाहे वो किसी भी टाइप के मोशन में हो, चाहे वो प्रोजेक्टाइल मोशन में हो या किसी भी मोशन में हो,
वो जो पाथ फॉलो करेगा उसको बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप घर से क्लास तक आते हो, आप एक पर्टिकुलर रास्ते से आते हो, उसको बोलेंगे ट्रैजेक्टरी। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस क्लास में मूव हो रहा हूँ, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा हूँ, आई एम फॉलोइंग अ पर्टिकुलर पाथ, दैट इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी। तो सिमिलरली ट्रैजेक्टरी यहाँ पे क्या होगा, द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज नोन एज ट्रैजेक्टरी ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि जब तक वो फ्लाई कर रहा है उस टाइम में वो जो भी पाथ को ट्रेस करेगा, फॉलो करेगा, तो क्या बोलोगे, ट्रैजेक्टरी। तो ट्रैजेक्टरी मतलब द पाथ फॉलोड बाय, द पाथ traced by, the path followed by projectile projectile during its time of flight, time of flight is known as trajectory, is known as trajectory. Good. So again, just to see तुमको कितना याद आया और कितना समझ में आया, what is projectile? ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्टाइल नहीं बोल सकते हैं। प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट है लेकिन पर्टिकुलर कंडीशन है दैट उसका जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, इट इज मेकिंग सम एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। क्यों ऐसा? अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड को टच करके ही मूव कर दिया होता तो व्हाट इज एंगल, जीरो, तो उसको मैं प्रोजेक्टाइल नहीं बोल सकता। फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी कंटिन्यूअसली रोड पे चल रहा है विदाउट लिविंग कॉन्टैक्ट विद द रोड, दैट इज नॉट अ प्रोजेक्टाइल। बट रिमेंबर, एक बैट्समैन ने बॉल को मार दिया, दैट बिकम्स अ प्रोजेक्टाइल, राइट? तो प्रोजेक्टाइल का पर्टिकुलर डेफिनेशन है, इट इज एन ऑब्जेक्ट थ्रोन विद सम वेलोसिटी इन एनी डायरेक्शन, इन एनी डायरेक्शन ऑल्सो इंपॉर्टेंट, आगे इस पे क्वेश्चन आएंगे। इन एनी डायरेक्शन एट सम एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल इज नोन एज प्रोजेक्टाइल। फिर तुमको पता होना चाहिए व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी विद व्हिच द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। फिर तुमको पता होना चाहिए व्हाट इज angle of projection. The angle made by velocity of projection with respect to horizontal is known as angle of projection. Trajectory, the path followed by projectile during its time of flight is known as trajectory. अब ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, इसके आगे अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चालू होंगे। ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, इट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ two motions which are occurring simultaneously. So any projectile motion is a combination of two motions. Two motion क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 2D मोशन है, मैंने कल ही बताया था आपको कि 2D मोशन को आप कैसे इमेजिन कर सकते हो, टू 1D मोशंस। जैसे ये XY प्लेन में मोशन हो रहा है, तो आप इसको ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि एक X डायरेक्शन में मोशन है और दूसरा Y में। तो प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली कैन बी treated as combination of two motions which are occurring simultaneously. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले तो कंपोनेंट करेंगे। यू शुड नो कि वेलोसिटी अगर वेक्टर है तो दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा एक्स कंपोनेंट और एक होगा वाई कंपोनेंट। तो इसको मैं बोल दूंगा यू एक्स, इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, और इसको मैं बोल दूंगा यू वाई, इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। तो व्हाट इज एक्स कंपोनेंट? मुझे एक्स कंपोनेंट बताओ, क्योंकि हमने कंपोनेंट्स करना वेक्टर्स में सीखा था। यू कॉस थीटा, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल को लग के तो ये कॉस होता है, और ये कौन होता है, यू साइन थीटा, बराबर, क्लियर? तो जो इनिशियल वेलोसिटी है, हमने इसके दो कंपोनेंट्स कर लिए, एक था यू एक्स विच इज यू कॉस थीटा, एक था यू वाई विच इज यू साइन थीटा। तो जब ये प्रोजेक्टाइल अपने पाथ पे आगे जाएगा, जैसे जैसे ये अपने पाथ पे आगे जाएगा, तो क्या होता है वो देखो। इंपॉर्टेंटली, when it goes ahead in its path, एक कंपोनेंट ऐसा है जो चेंज होने ही नहीं वाला है। तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट इट विल रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट, वो चेंज नहीं होगा। क्यों? बहुत सिंपल सा रीजन है। यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स?
मास इनटू एक्सेलरेशन। वेरी गुड। इससे आपको क्या समझ में आया? एक्सेलरेशन तब होगा जब वहां पे फोर्स हो, मतलब इफ देर इज नो फोर्स देर इज नो एक्सेलरेशन, और इफ देर इज नो एक्सेलरेशन देर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। तो हमने जब ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग ओनली अंडर ग्रेविटी। तो मैंने वो लिखना चाहिए था यहाँ पे, ऑब्जेक्ट thrown with some initial velocity in any direction at some angle theta with respect to horizontal moving under gravity, right? तो जब एक ऑब्जेक्ट को आप प्रोजेक्ट करते हो तो उस केस में इट इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी? टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड्स, बराबर। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट पे, इस प्रोजेक्टाइल पे एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। वर्टिकल फोर्स है वो, इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है ही नहीं। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स नहीं होगा उस डायरेक्शन में एक्शन होगा क्या? नहीं। एक्स डायरेक्शन में फोर्स नहीं है तो एफ एक्स इज जीरो। अगर एफ एक्स जीरो है तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन भी क्या है? जीरो है। व्हेन यू से देयर इज नो एक्सेलरेशन, मतलब तुम बोल ये रहे हो कि देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को हम ऐसा इमेजिन कर रहे थे कि इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपोनेंट्स विच आर ऑकरिंग साइमल्टेनियसली। उसमें से एक कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल, मतलब एक्स कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट क्या है? वर्टिकल, विच इज वाई कंपोनेंट। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल मोशन है, इट इज अ मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप वाई कंपोनेंट की बात करोगे तो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? स्पीड कम होना चाहिए, बढ़ना चाहिए? कम होना चाहिए। तो इसका वेलोसिटी जो है कम होता जाएगा, और वेलोसिटी कम होता जाएगा तो मैं ये जो वेक्टर्स है वाई डायरेक्शन में, मतलब जो वाई कंपोनेंट का वेलोसिटी का, उसको मैं छोटा छोटा दिखाने जाऊंगा, और फाइनली मैक्सिमम हाइट पे पी पॉइंट पे वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम्स जीरो। और फिर मैक्सिमम हाइट से जब वो नीचे आएगा तो वापस से उसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, लेकिन दिस टाइम डायरेक्शन इज अपोजिट। और जैसे ही वो वापस से ग्राउंड पे आया उसका वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट वापस से क्या हो गया? यू साइन थीटा, लेकिन विद अपोजिट डायरेक्शन। तो व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी इन दिस केस? यू साइन थीटा बट विद अपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस यू साइन थीटा। क्लियर? क्लियर? तो पे अटेंशन हियर। तो हो ऐसा रहा है, हमने इसको जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट को मैंने एयर में, मैं फिर एयर बोल रहा हूँ, एयर बोलना नहीं चाहिए क्योंकि आगे तुम देखोगे कि हम लोग एयर रेजिस्टेंस इंक्लूड ही नहीं करते हैं। तो ठीक है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैंने थ्रो कर दिया, और जब मैंने थ्रो किया तो जो इसका इनिशियल वेलोसिटी था, जिसको तुमने वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बोला है, इस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ने यू बार में हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाया है, दैट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सो दैट बिकम्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये आ गया एक्स डायरेक्शन, ये हो गया वाई डायरेक्शन, ये हो गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। और जिस पॉइंट से मैंने इसको प्रोजेक्ट किया उसको मैं ओरिजिन मान लूंगा। तो होगा क्या? इट विल फॉलो सम ट्रैजेक्टरी। गुड। और इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स कर दिए, एक हो गया एक्स कंपोनेंट, एक हो गया वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट क्योंकि एंगल को लग के है तो ये आ जाएगा यू कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट आएगा यू साइन थीटा। तो जब ये ऑब्जेक्ट अपने ट्रैजेक्टरी में आगे जाएगा तो दिस मोशन कैन बी ट्रीटेड एज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपोनेंट्स व्हिच आर ऑकरिंग साइमल्टेनियसली, एक है हॉरिजॉन्टल, एक है वर्टिकल। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इट इज नथिंग बट मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट होना मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होना। वेलोसिटी चेंज क्यों नहीं होगा? फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में फोर्स नहीं था, फोर्स था सिर्फ वाई डायरेक्शन में। और अगर ऑब्जेक्ट जब इनिशियली ऊपर जा रहा है, मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, कोई भी चीज अगर अगेंस्ट द ग्रेविटी जाए, फॉर एग्जांपल आप, मोस्ट ऑफ यू एटलीस्ट ऑन दिस साइड यू प्ले क्रिकेट, तो अगर आपने बॉल को ऊपर थ्रो किया तो क्या होता है?
स्पीड कम 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 होते जाता है और टॉप मोस्ट तक क्या होता है, 0, बराबर। तो यहाँ पे भी जो पहला हाफ पार्ट है मोशन का, उस हाफ पार्ट में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट इज गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। कौन सा कंपोनेंट कम होगा, वाई कंपोनेंट। तो टॉप मोस्ट पोजिशन पे, पी पॉइंट पे, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या हो गया, 0, बराबर। और उसके बाद वापस क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, लेकिन दिस टाइम वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया रिवर्स, उल्टा। पहले वाई कंपोनेंट ऊपर पॉइंट कर रहा था, अब वो नीचे पॉइंट कर रहा है, और वापस से जब ग्राउंड पे आएगा तो इसका वैल्यू वापस से क्या हो गया, u sin थीटा, बट विथ अ नेगेटिव साइन, बिकॉज इट इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। है क्लियर? तो जो वर्टिकल मोशन है, जैसे मैंने बोला हॉरिजॉन्टल मोशन इज विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, वैसे ही वर्टिकल मोशन इज विथ डिक्रीजिंग वेलोसिटी, फिर इंक्रीजिंग वेलोसिटी, मतलब वेरिएबल वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन। वेरी गुड, वेरी गुड। हमने अब तक जो इक्वेशंस ऑफ मोशन बनाए थे वो कौन से कंडीशन के अंडर थे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब क्या, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और यहाँ पे अगर हमने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, इट इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक गिवन लोकेशन पे कांस्टेंट होता है कि नहीं होता, होता है ना। जी की वैल्यू क्या लिखते हो आप, 9.8, क्या बोलते हो, कांस्टेंट है, मतलब एट अ गिवन लोकेशन द वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट। तो वर्टिकल मोशन इज विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसका मतलब आप यहाँ पे वर्टिकल मोशन के लिए यू कैन अप्लाई इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स, v इक्वल टू u प्लस at, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, और s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, क्योंकि वो हमने अंडर द कंडीशन डिराइव किए थे दैट द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। क्लियर? तो प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन कैन बी ट्रीटेड एज, can be treated as combination of two components occurring simultaneously, अभी साइमल्टेनियसली मतलब क्या, कि दोनों के दोनों कंपोनेंट्स का मोशन एक साथ हो रहा है, और एक साथ ही हो रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट एक ही था। हमने हमारे कन्वीनियंस के लिए इसके दो कंपोनेंट कर दिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो रिक्वायर्ड मैथमेटिक्स है वो सिंपल करना है। तो मैंने क्या किया कि 2D मोशन को मैंने क्या कर दिया, 1D मोशन में डिवाइड कर दिया, लेकिन ऑब्जेक्ट तो एक था। तो तुम 1D मोशन भी लोगे तो वो एक साथ हो रहा है कि नहीं, यस। इसके कौन से दो कंपोनेंट्स था, एक था वर्टिकल मोशन, और ये वर्टिकल मोशन is with constant acceleration, और दूसरा हॉरिजॉन्टल, मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अभी इसके बाद से कहीं पे भी प्रोजेक्टाइल मोशन ये वर्ड सुना, या कहीं पे प्रोजेक्टाइल मोशन दिख गया, तो हमेशा दिमाग में ये दो चीजें आनी चाहिए, ax इज 0, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है। तो इवन व्हेन यू आर वाचिंग एनी स्पोर्ट्स जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन टाइप का कुछ आएगा, जैसे क्रिकेट हो गया, सॉकर हो गया, फुटबॉल मतलब, राइट, तो इमीडिएटली यू शुड स्टार्ट रियलाइजिंग, इक्वेशन दिमाग में आने चाहिए, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि दो मोशन है, हॉरिजॉन्टल विदाउट चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट, बिकॉज देयर इज नो फोर्स। ऐसा हुआ क्या, बैट्समैन ने बॉल को मारा और बॉल को वहां से कोई खींच रहा है ऑडियंस में से, नहीं होता ना, नहीं होता ना ऐसा। हाँ, लेकिन जब बैट्समैन ने बॉल को मारा तो ग्रेविटी उसको खींचता है नीचे की तरफ। तो वर्टिकल मोशन इज विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देन यहां तक क्लियर? तो सो फार हमने सिर्फ प्रोजेक्टाइल क्या है डिफाइन किया, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या है वो डिफाइन किया। हमने देखा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक है u cos थीटा विच इज x कंपोनेंट, एक है u sin थीटा विच इज y कंपोनेंट। हमने देखा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, उसके बाद हमने देखा कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसको हम लोग दो कंपोनेंट्स में ट्रीट करने वाले हैं, वर्टिकल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड हॉरिजॉन्टल विद कांस्टेंट वेलोसिटी। गुड, एंड वी हैव डिफाइंड व्हाट इज ट्रैजेक्टरी। अब जब हम लोग
प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करते हैं तो देर आर सर्टन कंडीशंस अंडर विच वी स्टडी प्रोजेक्टाइल मोशन। लिखा होगा नोट्स में। क्या क्या बोला है वहां पे, देखो 4 कंडीशंस है। क्या है टाइटल, क्या दिया वहां पे? assumptions. So there are certain assumptions while studying projectile motion. तो इसका मतलब ये हो गया कि हम जो प्रोजेक्टाइल मोशन का स्टडी कर रहे हैं वो बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन है, क्योंकि इसमें 4 assumption है। नंबर 1, एयर रेजिस्टेंस इज निग्लेक्टेड। तो जब प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा था तब एयर का रेजिस्टेंस हमने निग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल होगा क्या, इमेजिन हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन अगर सामने से विंड आ रहा है तो इसका ट्रैजेक्टरी चेंज हो जाता है। लेकिन अगर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन विंड आ रहा है तो भी इसका ट्रैजेक्टरी चेंज हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे एयर ड्रैग या एयर रेजिस्टेंस इंक्लूड नहीं करते। तो दिस इज नंबर 1, एयर रेजिस्टेंस इज निग्लेक्टेड। और अगर एयर रेजिस्टेंस आप कंसिडर करोगे तो फिर इक्वेशंस थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड बन जाएंगे, तो देखेंगे जब जरूरत पड़ेगी। तो दैट इज एक्चुअली आउट ऑफ स्कोप ऑफ द सिलेबस। तो नंबर 1, एयर रेजिस्टेंस इज निग्लेक्टेड। नंबर टू इज द वैल्यू ऑफ जी, मतलब वैल्यू ऑफ एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन टू बी कांस्टेंट। ये कब होता है वो भी समझ लो। ग्रेविटेशन चैप्टर आएगा आगे, चैप्टर नंबर 5 आएगा ग्रेविटेशन, फिर मैं बता देता हूँ कि होता क्या है। नॉर्मली जब हम जी की वैल्यू की बात करते हैं तो जी की वैल्यू जैसे बोला तो आपके दिमाग में एक ही वैल्यू आती है, कितनी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन दैट इज नॉट ट्रू। जी की वैल्यू कांस्टेंट होती नहीं है। जी की वैल्यू पोल पे होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुम जैसे ही अर्थ से ऊपर जाते हो तो जी की वैल्यू कम होती है। तुम अगर अर्थ के नीचे आते हो तो भी जी की वैल्यू कम होती है। तुम अगर अर्थ पे ही पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हो तो भी जी की वैल्यू कम होती है, चेंज होती है। तो वो हम ग्रेविटेशन में सीखेंगे कि ऐसा क्यों होता है और कितना वैल्यू चेंज होता है। तो वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट को बोलते हो तुम अल्टीट्यूड, वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ एंड वेरिएशन ऑफ जी विथ लैटिट्यूड। तो 3 हम सीखेंगे, और एक सीखेंगे वेरिएशन ऑफ जी विद द शेप ऑफ अर्थ, वो बाद में आएगा। तो हमारे इस केस में क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन में तुम ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो और से ऊपर, तो इसका मतलब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वैल्यू ऑफ जी हाइट के साथ चेंज हो रहा है कि नहीं, तो नहीं हो रहा है। तो वैल्यू ऑफ जी इज टेकन टू बी कांस्टेंट, मतलब देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट। और ये कब होता है? तो ये कब होता है तो उसका भी असम्पशन है। अगर वैल्यू जी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो हाइट बहुत कम होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू द रेडियस ऑफ अर्थ। तो अगर मैंने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया तो उसका जो हाइट है फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ, ये हाइट जो है, दिस हाइट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। व्हाट इज रेडियस ऑफ अर्थ? 6400 किलोमीटर, रफली एग्जैक्ट वैल्यू है 6378 किलोमीटर। तो ये जो हाइट है दैट शुड बी नॉट मोर देन फ्यू हंड्रेड मीटर्स, 100 200 300 400 500 मीटर, राइट? तो उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो वैल्यू ऑफ जी is taken to be constant. It is possible if the height of projectile is very small compared to radius of earth, तो नोट्स में भी यही लिखा है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग हो सकता है, वर्ड हियर एंड देयर। ओके, देन नंबर 3, तीसरा assumption, rotation of earth is to be neglected।
मतलब हम लोग अर्थ के रोटेशन को भी यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं अभी. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? लुक, द आइडिया हियर इज, यू ऑलरेडी नो कि अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, और आपको पता है कि अर्थ का एक्सिस टिल्ट है, पता है ना? तो होगा क्या? सपोज सपोज यहाँ पे मेरा टारगेट था, और यहां से मैंने प्रोजेक्टाइल को फायर कर दिया, मतलब प्रोजेक्ट कर दिया. मारना था टारगेट पे, और हो गया रोटेट, किसी और ही जगह पे लग गया जाके, है ना? मारना हमारे दुश्मन देश में है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मतलब मिसाइल भी वही फॉलो करता है, राइट? और अर्थ का रोटेशन हमने कंसिडर नहीं किया. मारना था एनिमी नेशन पे, उसके बाजू में हमारा फ्रेंडली कंट्री था, वहां पे जाके लग गया. वैसे हम कभी कभी ये जानबूझ के एरर करते हैं, कभी कभी. न्यूज में देखा होगा आपने, हमारे बाजू की कंट्री में जाके मिसाइल गिर गया, तो उन्होंने देखी गलती से हुआ, वो इंटेंशनल था वैसे. एनीवेज, तो छोड़ो. तो ये रिमेंबर रिमेंबर, ये कब पॉसिबल होता है? अर्थ का रोटेशन तुम निग्लेक्ट कर रहे हो. ये कब पॉसिबल होता है? ये तब पॉसिबल होता है जब रेंज, रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. तो प्रोजेक्टाइल मोशन में दो डिस्टेंसेस इंपॉर्टेंट है, एक है मैक्सिमम हाइट और एक है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. तो तुमने जी की वैल्यू कांस्टेंट कब मानी, कैसे मानी? यू आर सेइंग दैट द हाइट इज वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू रेडियस ऑफ अर्थ. सिमिलरली, अर्थ का रोटेशन का इफेक्ट तुमको निग्लेक्ट करना है, तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, जिसको तुम रेंज बोलते हो, रेंज शुड आल्सो बी वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू रेडियस ऑफ अर्थ. क्योंकि अगर तुम ज्यादा रेंज पे मार रहे हो, तो डेफिनेटली अर्थ का रोटेशनल इफेक्ट कंसिडर करना पड़ेगा. तो अर्थ रोटेशन कैन बी निग्लेक्टेड इफ एंड ओनली इफ द रेंज इज वेरी स्मॉल, मतलब स्मॉल कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ. तो रोटेशन ऑफ अर्थ इज टू बी निग्लेक्टेड. और चौथा और लास्ट कंडीशन, फोर्थ एंड लास्ट कंडीशन इज दैट द ओनली फोर्स एक्टिंग इज ग्रेविटेशनल फोर्स. बाकी कोई भी फोर्स नहीं है यहाँ पे. ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोजेक्टाइल इज ग्रेविटेशनल फोर्स. तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन को इन चार अजम्पशंस के अंडर ही स्टडी करने वाले हैं. मतलब जितने भी इक्वेशन बनेंगे, अभी बहुत सारे इक्वेशन बनेंगे, और बहुत सिंपल तरीके से याद रख सकते हो अगर ध्यान होगा तो. इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं जेडबल नीट में, एंड इफ यू वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन without putting much efforts, you have to pay attention at the derivation. Each single step will be important. So we will study projectile motion under these four conditions. Number one, air resistance is to be neglected. Number two, acceleration due to gravity does not change with height. मतलब height is very small compared to radius of Earth. नंबर थ्री, अर्थ का रोटेशन भी निग्लेक्ट करना है. इसका मतलब जो रेंज है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर करेगा, दैट इज आल्सो वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू रेडियस ऑफ अर्थ. नंबर फोर, ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोजेक्टाइल इज ग्रेविटेशनल फोर्स. तो अंडर दिस फोर अजम्पशंस, आगे के सारे इक्वेशन हम लोग डिराइव करेंगे. दिस विल बी अंडर दिस फोर अजम्पशंस. तो सबसे पहला इक्वेशन हम डिराइव करने वाले हैं ट्रैजेक्टरी का. ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी? तो अभी अभी तुमने देखा, जस्ट नाउ यू हैव सीन, कि हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल था जिसको हमने प्रोजेक्ट कर दिया at some angle with respect to horizontal. It is moving under the action of gravity, where air resistance is to be neglected and the height is taken to be very small compared to radius of Earth, and the range is also very small compared to radius of Earth. Under all these conditions, it will follow this path. उसको बोलते हैं ट्रैजेक्टरी. अब बात ऐसी है, ये मोशन 2D है. मैं थोड़ा भी मैथमेटिक्स में जाऊंगा, तो पहले आपको बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस का आंसर बताना पड़ेगा, तब जाके समझेगा कि करना क्या है. ये 2D मोशन है, एग्री? पक्का? और 2D मोशन बहुत सारे टाइप के होते हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको. तो मुझे पहले ये बताओ, सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था, डेफिनेटली प्रोजेक्टाइल नहीं है वो, इट इज जस्ट एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन.
what is the equation of motion of this straight line? इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब जब ऑब्जेक्ट मोशन में जाएगा और 2D मोशन है, मतलब एक्स और वाई दोनों चेंज हो रहे हैं, तो एक्स और वाई का रिलेशन क्या है ये पूछा है। y equal to mx because it is passing through origin. So whenever you say equation of trajectory, equation of path, मतलब तुम ये बोल रहे हो कि y और x का रिलेशन बताओ, that's it. तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन था, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है बराबर, तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, y इक्वल टू mx. नाउ लेट मी टेक यू टू वन मोर केस. बड़बड़ बंद करो. लेट अस से वी हैव सच अ मोशन. तो हमारे पास एक पार्टिकल है जो कंटिन्यूअसली सर्कल पे घूम रहा है. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ दिस पार्टिकल? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू. चलो मैं आपको हेल्प कर देता हूँ, ठीक है? तो एक चीज समझ लो. मान लो ये स्टैंडर्ड सर्कल है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड सर्कल? रेडियस तो यूनिट सर्कल होता है ना. स्टैंडर्ड सर्कल क्या होता है? सेंटर इज ओरिजिन. मान लो ये एक सर्टेन टाइम ऑफ इंस्टेंट पे पार्टिकल था पी पॉइंट पे, जिसके कोऑर्डिनेट थे एक्स कॉमा वाई. तो ये जो डिस्टेंस है ओ से पी तक, ये क्या बन गया? आर. व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला? ओपी स्क्वायर इक्वल टू x2 minus x1 square. What is x2? X. What is x1? Okay, square plus y2 मतलब y और y1 is 0 square. What is distance OP called as? R. तो क्या आ गया? x square plus y square equal to r square. That is the equation of circle and that is also the equation of trajectory followed by this particle. तो यहाँ पे भी x और y का रिलेशन आ गया. ओके. देन सिमिलरली जब एक पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा तो ये जो शेप बना है, और डेफिनेटली क्योंकि 2D मोशन है, एक्स और वाई चेंज हो रहा है, तो ये जो शेप बना है ना, इस शेप को भी आप एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हो. हैव यू सीन दिस काइंड ऑफ शेप? व्हाट इज दिस शेप कॉल्ड एज? पैराबोला. दिस इज पैराबोलिक पाथ. तो अभी सबसे पहले तुमको ये पता होना चाहिए कि पैराबोलिक पाथ का इक्वेशन क्या होता है. पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है? तो पैराबोला की फैमिली में 4 मेंबर है. हाइपरबोला नहीं, पैराबोला में 4 मेंबर है और चारों के अलग अलग इक्वेशन बनते हैं. डू यू नो विच आर द 4 मेंबर्स ऑफ अ पैराबोलिक फैमिली? नहीं, पैराबोला की बात कर रहा हूं मैं, हाइपरबोला की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं. नहीं तो यहां ध्यान दो फिर. ये बेसिक बेसिक मैथ्स अभी लगेगा आपको इस पॉइंट के आगे. तो यहाँ पे सबका ध्यान होना चाहिए. इफ यू डोंट पे अटेंशन एंड इफ यू आर टॉकिंग, तो सॉरी टू से यू विल बी सेंट आउटसाइड फ्रॉम दिस क्लासरूम विदाउट एनी प्रायर वार्निंग. तो टोटल है 4 मेंबर और याद कैसे रखते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है. उसमें से एक ऐसा दिखता है, दूसरा उसका ही रिफ्लेक्शन जैसा है, मतलब सिर्फ अपोजिट साइड में पॉइंट कर रहा है. ओके, ये हो गए 2. और भी 2 है, तो मैं इसको बटरफ्लाई शेप भी बना देता हूं. इजी रखना, याद मतलब याद रखना. इट बिकम्स टू ट्रिवियल. तो ऐसे 4 पैराबोला आते हैं. तो आई इंटेंशनली मेक दिस शेप एज बटरफ्लाई शेप सो एज टू रिमेंबर. अभी ये 4 कर्व के 4 इक्वेशन बनते हैं. सिर्फ याद नहीं रहता कौन सा किसका है, तो कोई बात नहीं, याद रखेंगे. एक तो आता है y² इक्वल टू 4ax.
एक होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, एक होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। अभी याद कैसे रखना, तो याद कैसे रखना, तो एक काम करो, पहले इन दोनों मेंबर्स को थोड़ा साइड में रख दो। ये जो दो है ना, इसकी बात हम लोग बाद में कर लेंगे। तो ठीक है, फिलहाल तो इसको मैं कट कर देता हूं। बराबर, ये दो, डू यू सी इट लुक्स लाइक एक्स, है ना, एक्स जैसा दिखता है ना ये। मुझे बताओ व्हाट इज एक्स रेस टू वन, एक्स। तो मैं टेम्पररी ऐसा इमेजिन कर लूंगा कि ये रेस टू वन, टेम्पररी, ऐसा कुछ है नहीं, ये सिर्फ मैं ट्रिक यूज करता हूँ याद रखने के लिए। तो इधर चार में से दो इक्वेशन ऐसे है जिसका एक्स का पावर वन है, कौन से दो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। मतलब ये जो दो इक्वेशन है ये इन दोनों के है। बराबर, करेक्ट, यहां तक क्लियर। तो इन दोनों में से ये ब्लू कलर वाला कौन सा और एक ग्रीन कलर का कौन सा, वो भी देखेंगे। एक बात बताओ, ये पहला क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट, पहले और चौथे क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहाँ दिख रहा है तुमको? हाँ, कहाँ दिख रहा है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो ये जो है ना, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाला सिस्टम है। बराबर, पक्का पक्का, गुड। उसके बाद दूसरा बचा कौन सा, कौन सा बचा? वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। बराबर, ये हो गया दो। अब आगे और दो पे, तो जो बचे हुए दो थे उसको भी देखना पड़ेगा। ये दोनों, गुड। तो अभी फिलहाल ये जो येलो वाला है उस पर फोकस करते हैं। ये दोनों का, अब इन दोनों में से एक एक इक्वेशन होगा। तो येलो जो है, येलो, उसका इक्वेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, क्योंकि पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में y होता है पॉजिटिव। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। और दूसरा जो बचा हुआ लास्ट वन है, द वन इन द रेड, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a। हो गया। तो ये आ गए आपके चार पैराबोला और चारों के इक्वेशंस। अब इसका प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ क्या कनेक्शन है? प्रोजेक्टाइल मोशन का इसका कनेक्शन ऐसा है कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, वो ये वाला है। हाँ, लेकिन इसका जो वर्टेक्स है ओरिजिन पे है इसका, इसको तुम बोलते हो वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स बोलते हो सेंटर पे, ओरिजिन। तो वर्टेक्स इज एट ओरिजिन, करेक्ट। लेकिन लेकिन रिमेंबर, हमारा जो केस है ना, हमारा केस वर्टेक्स एट ओरिजिन का नहीं है। हमारा केस ऐसा शिफ्टेड है, हमारे यहाँ तो मोशन ही कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ओरिजिन से। तो जो भी इक्वेशन बनेगा उसमें y का पावर 1 होना चाहिए और x का पावर कम से कम 2 दिखना चाहिए। मतलब बाकी सब कांस्टेंट प्लस माइनस होते रहेंगे, लेकिन y का पावर क्या होगा? 1, और x स्क्वायर तक जाएगा, राइट। तो ये अभी ध्यान में रख लो कि ये पैराबोलिक मोशन है, क्योंकि बहुत सारे जेडबल के क्वेश्चंस में आपको बताते नहीं कि प्रोजेक्टाइल मोशन है, वो बोलते हैं द पार्टिकल फॉलो द पैराबोलिक पाथ। समझ में नहीं आता कि वो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो ये मोशन कौन सा है? पैराबोलिक। तो पैराबोलिक पाथ बोला होगा तो कौन से इक्वेशन अप्लाई होंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन के। यहाँ तक क्लियर? तो अभी हम लोग पहले ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन बना लेते हैं। तो वी विल फर्स्ट डिराइव इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। और सबका ध्यान यहाँ पे, क्योंकि भूल जाते हैं, भूलना नहीं है हमको, क्योंकि याद रखना ही नहीं है, यू आर नॉट सपोज टू मेमोराइज इट। तो सिर्फ इक्वेशन बनते कैसे हैं वो देखते जाओ। अब इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे कि पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम द ओरिजिन। सो कंसीडर अ प्रोजेक्टाइल। So let us consider a projectile which is projected, which is projected from origin of a Cartesian coordinate system, of some Cartesian coordinate system. Okay.
तो हमने इसको प्रोजेक्ट कर दिया ओरिजिन से, और डेफिनेटली कोई भी पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा तो उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो ही नहीं सकता है, तो ऊपर जाएगा कैसे? कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वेलोसिटी दोगे तो ऊपर जाएगा ना। तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना वो बता देना, जिसको तुमने वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बोला है। उसके बाद यू शुड टेल व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो लेट अस से ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हर बार तुमको लगने ही वाले हैं, तो पहले से डिफाइन करके रख दो इसको। तो लेट यू बार बी द इनिशियल वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो दिस इज अ स्मार्टर वे नॉट टू डू रट्टाफिकेशन। तुमको पता है क्या क्या लगने वाला है, बोल दो। थीटा क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब आपको मैंने अभी अभी बताया था कि इसके तुम दो कंपोनेंट करोगे, एक होगा x कंपोनेंट ux और एक होगा y कंपोनेंट। तो यू विल बेसिकली स्प्लिट दिस इनटू टू कंपोनेंट्स, x कंपोनेंट ux एंड y कंपोनेंट uy। और हमने अभी अभी डिस्कस किया कि कौन सा कंपोनेंट चेंज नहीं होता है और कौन सा कंपोनेंट चेंज होता है। तो कौन सा कंपोनेंट चेंज नहीं होता है? ऐसे x component. X component is a component of velocity which never changes because there is no force along x direction. तो जिस डायरेक्शन में फोर्स नहीं होगा उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, और जहां पे एक्सेलरेशन नहीं होगा वहां पे वेलोसिटी चेंज नहीं होता है। और कौन सा कंपोनेंट चेंज होता है? y। तो पहले तो कम 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 होते जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे आके उसकी वैल्यू बन जाएगी जीरो। फिर वो जब नीचे जाएगा तो अभी इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी जा रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब उसका स्पीड वापस से बढ़ते जा रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा है। दैट इज द आइडिया। now क्लियर? तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u bar, velocity u bar can be resolved into two components, क्योंकि हमने पहले ही बोला कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपोनेंट्स है। तो पहले रिजॉल्व कर दो। एक है ux विच इज u cos थीटा which does not change, which remains constant। तो लिख देता हूं यहां पे which remains constant। और जो दूसरा कंपोनेंट है वो कौन है? ui। वो क्या है? u sin थीटा which इनिशियली डिक्रीजेस, जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल ग्रेविटी के अगेंस्ट में ऊपर जा रहा था तो यू वाई मतलब वाई कंपोनेंट क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था। एंड बिकम जीरो। कहां पे जीरो? बिकम जीरो एट मैक्सिमम हाइट। एट मैक्सिमम हाइट देन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग अगेन, then starts increasing again and becomes कितना हो जाता है वापस से? u sin थीटा अगेन, u sin थीटा अगेन कब? मोशन खत्म होने के बाद, आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड अगेन, राइट? एंड बिकम u sin थीटा अगेन बट विद डायरेक्शन रिवर्स्ड, बट विद अपोजिट डायरेक्शन। बाकी प्रॉपरली सब नोट्स में लिखा हुआ है, तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। मैं चाहूँ तो स्किप भी कर दूं, लेकिन फिर क्या है, बहुत फास्ट हो जाएगा वो। दैट इज वाई सम इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम नोटिंग डाउन हियर। यहाँ तक क्लियर? तो पहले आपको कभी भी बेसिक पिक्चर बताना होता है कि क्या हो रहा है। प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्ट कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी u बार है, एंगल ऑफ पोजीशन थीटा है, फिर दो कंपोनेंट्स है, एक कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है, दूसरा चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है तो वो कम होते जा रहा है, फिर वापस से बढ़ते जा रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, हो गया खत्म। स्टोरी यहाँ पे, स्टोरी खत्म हुई, इक्वेशन चालू होंगे। बराबर? व्हेन यू से इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, मतलब रिलेशन बिटवीन y एंड x। क्योंकि मैंने इसलिए पूछा, स्ट्रेट लाइन होता तो तुमने बोला y इक्वल टू mx, सर्कल तो तुमने बोला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी का मतलब इट इज अ रिलेशन बिटवीन द टू कंपोनेंट्स। मैंने यहाँ पे x और y लिखा है तो रिलेशन बिटवीन x एंड y। अगर मैं x और z लिखता तो रिलेशन बिटवीन x एंड z। मैं अगर y और z लिखता तो रिलेशन बिटवीन y एंड z। करेक्ट? अब आपको सिर्फ सोचना ये है कि हाउ डू आई कनेक्ट x विथ y, राइट? तो कुछ नहीं है, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, वही अप्लाई करो। अभी देखो ये भी चीज है कि नोट्स में मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करके लिखा होगा कहीं पे,
यहाँ पे थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चीज मैं बताने वाला हूँ। देखो जब एक्स और वाई की बात चल रही है तो एक्स और वाई ये डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट का तो तुमको एक ही इक्वेशन अच्छे से पता है, दैट इज एस इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर। और हमने पहले ही बोला था कि हम 2D मोशन में इसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं। तो मैं एक कंपोनेंट क्या कर लूंगा, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस वन हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। टी एक्स मत लिखना क्योंकि टाइम ये दोनों में कॉमन चीज है और इंपॉर्टेंट है। टाइम दोनों में कॉमन है तो कॉमन चीजें ही कनेक्ट करती है दो चीजों को। दो चीजों को कनेक्ट करने के लिए कॉमन कनेक्शन लगता है। कौन सा कॉमन कनेक्शन है, टाइम, बराबर। लेकिन मैंने अभी बोला एक्स डायरेक्शन में फोर्स था क्या, नहीं। तो एक्सीलरेशन था क्या, नहीं। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो क्या आ गया, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी। इसी को मैंने नोट्स में लिख के दिया है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। देखा है नोट्स में ऐसा। तो यहीं से आता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके, नाउ इस एस एक्स को मैं बोल दूंगा एक्स, एस एक्स इज इक्वल टू एक्स, यू एक्स क्या था, यू एक्स क्या था, यू कॉस थीटा। अभी प्रोजेक्टर मोशन में ऐसे तो याद होना चाहिए, यू एक्स इज यू कॉस थीटा, यू वाई इज यू साइन थीटा। अभी ये भूलने का काम ही नहीं है, तो सब्स्टिट्यूट कर दो इधर। एस एक्स को क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, एक्स। यू एक्स को क्या लिखोगे, यू कॉस थीटा। और टाइम तो टाइम है, तो व्हाट इज टाइम, टी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर लेट अस से 1। ओके, तो मैंने क्या बोला कि कॉमन कनेक्शन ढूंढो, टाइम कॉमन कनेक्शन था तो मैंने कॉमन कनेक्शन मतलब टाइम का इक्वेशन ढूंढ लिया यहाँ पे। ये कौन सा कंपोनेंट किया तुमने, अभी क्या करोगे, वाई। तो फिर ये आ जाएगा एच वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस वन हाफ ए वाई टी स्क्वायर। बट यू हैव एस वाई एज वाई, uy as u sin theta and ay is equal to minus g। अभी यहां पे भी कंफ्यूजन रहता है कि आधे मोशन में, हाफ मोशन में, हाफ पाथ में, हाफ ट्रेजेक्टरी में पार्टिकल ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा था, वहां तो मैं माइनस जी लिखूंगा तो समझ सकते हैं क्योंकि इट इज मूविंग अगेंस्ट ग्रेविटी। लेकिन अगले हाफ पार्ट में तो वो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी जा रहा है, तो फिर माइनस क्यों नहीं लिखा। कभी भी इनिशियल पॉइंट पे क्या हो रहा है वो देखना पड़ता है, क्योंकि आगे जब क्वेश्चंस बनेंगे ना और इस पे बहुत अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, वेरी गुड लेवल क्वेश्चंस, तो कंफ्यूजन रहेगा। तो क्या करें, कुछ नहीं, इनिशियल क्या है वो देखो। इनिशियल क्या था वो, अगेंस्ट द ग्रेविटी था, तो माइनस जी लिखना होगा, करेक्ट। तो माइनस जी, गुड। देन देयरफॉर एस वाई की जगह पे आएगा वाई, यू वाई की जगह पे आएगा यू साइन थीटा, और ये आ गया टी। ए वाई की जगह पे लिखोगे माइनस जी, और यहाँ पे क्या लिखोगे, टी स्क्वायर। गुड। देन हमको किसको और किसको कनेक्ट करना था, एक्स और वाई को। देखो एक्स किस पे डिपेंड कर रहा था, टाइम पे। वाई किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे। और टाइम हमने लिख के रखा है एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, तो सब्स्टिट्यूट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 यू गेट y इक्वल टू u साइन थीटा t, लेकिन t क्या है, x अपॉन u cos थीटा माइनस जी बाई टू टी स्क्वायर, t का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये हो गया कैंसल। साइन अपॉन cos क्या है, tan। तो यू विल हैव y इक्वल टू x tan थीटा, x tan थीटा माइनस जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, बराबर। एक काम करते हैं, ये जो tan थीटा है ना, ये कांस्टेंट है, इसको फिलहाल अल्फा बोल देते हैं। ये भी कांस्टेंट है, इसको फिलहाल बीटा बोल देते हैं। तो ये आ जाएगा y इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन
ये वाला प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब पैराबोलिक पाथ। और वैसे ही हमारे यहाँ पे हमने जो वो ड्रॉ किया था ग्राफ, आई डोंट नो, ये दिस वन, ये रेड वन, डू यू सी y का पावर 1 था ना ये। तो कैन आई राइट दिस डाउन एज एक्स स्क्वायर, और ये 4ay को यहां लेके आ गया, क्या आ गया, y का पावर 1 और एक्स स्क्वायर के साथ माइनस, है ना, y का पावर 1 और एक्स स्क्वायर के साथ माइनस। अभी ये टर्म क्यों आ रहा है, मैंने तुमको बताया, यहाँ पे ये जो तुमने ड्रॉ किया, ये जो वर्टेक्स था वो ओरिजिन पे था। तो जो तुम पैराबोला का इक्वेशन लिखते हो ना, उसमें वर्टेक्स इज नॉर्मली एट ओरिजिन, मतलब यू हैव समथिंग लाइक दिस, ऐसा होता है, वर्टेक्स एट ओरिजिन होता है। हमारे यहाँ पे ना वर्टेक्स है शिफ्टेड, वर्टेक्स इज शिफ्टेड समथिंग लाइक दिस। तो वो जो शिफ्टेड टर्म है वो हमको ये दे रहा है अल्फा एक्स। तो हेंस यू हैव प्रूव दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, और उसके साथ तुमने इक्वेशन भी डिराइव कर लिया, y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा, बराबर। और इस पे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो ये इक्वेशन भूलना ही नहीं, y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा। मैं आपको बाद में ट्रिक बताऊंगा कि हाउ टू रिमेम्बर दिस इक्वेशन, और बहुत इजी है। अभी नहीं समझेगा जब तक रेंज का इक्वेशन डिराइव नहीं होगा, तब तक तुमको इसका ट्रिक नहीं समझ में आएगा, याद रखना है। जैसे रेंज का इक्वेशन डिराइव हो गया, इट बिकम सिंपल। तो पहले तो स्टेप्स अभी फॉलो करो। स्टेप्स क्या थे, प्रोजेक्टाइल का जो इनिशियल वेलोसिटी है उसके कंपोनेंट्स करने हैं, ux इक्वल टू u cos थीटा एंड uy इक्वल टू u sin थीटा। फिर s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर में दो कंपोनेंट्स कर लेने हैं। एक करना है sx इक्वल टू uxt प्लस 1/2 axp स्क्वायर। sx मतलब x, ux मतलब u cos थीटा t, और ये हो गया जीरो क्योंकि ax क्या था, जीरो। तो यहाँ से t मिल गया तुमको x अपॉन u cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1। फिर वैसे ही sy इक्वल टू uyt प्लस 1/2 ayt स्क्वायर, तो y इक्वल टू u sin थीटा t माइनस जी बाई टू टी स्क्वायर। तो y इक्वल टू u sin थीटा t, t इज x अपॉन u cos थीटा माइनस जी बाई टू एक्स स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। u कैंसल, साइन अपॉन cos इज tan, तो y इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। फिर अल्फा बीटा क्यों लिखा, अल्फा बीटा सिर्फ हमने ये बताने के लिए लिखा कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो है पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, सिर्फ उतना बताने के लिए, इसका हमको कोई यूज नहीं होने वाला। हमारा इक्वेशन यहां तक था, एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा तक, बराबर, करेक्ट। अभी हमको फाइंड करना है टाइम ऑफ एसेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम ऑफ एसेंट। देखो क्या हो रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्टाइल कर क्या रहा है, प्रोजेक्टाइल पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। ऊपर जाना उसको बोलते हो एसेंट, असेंडिंग डिसेंडिंग यही तो वर्ड्स है, वहीं से आता है सब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेंडिंग, द वैल्यू गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो व्हेन आई से टाइम ऑफ एसेंट, तो डिफाइन कैसे करोगे, इट इज अ टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, बराबर। What is time of ascent? Time of ascent is the time taken by the projectile to reach to the maximum height starting from its origin. तो यहां से ओरिजिन से P पॉइंट तक जाने के लिए जितना भी टाइम लगेगा उसको बोलोगे टाइम ऑफ एसेंट। फिर ऊपर से नीचे आने तक टाइम ऑफ डिसेंट, और टोटल टाइम को बोलोगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्यों बोलते हो, कि फ्लाइट में यही होता है, एरोप्लेन में यही होता है, एरोप्लेन उड़ता है फिर नीचे आता है, ओके, टेक ऑफ एंड लैंडिंग, दैट इज द आइडिया हियर। तो पहले हम डिफाइन कर लेंगे व्हाट इज टाइम ऑफ एसेंट। वैसे अभी हमने
लास्ट चैप्टर कौन सा खत्म किया? साउंड, वेरी गुड, याद है, गुड। तो साउंड में ना कुछ टर्म्स आपको 11th में कवर नहीं होते, जो इंजीनियरिंग करेगा उसको आएगा। उसमें एक टर्म है नॉइज और एक टर्म है सिग्नल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्नल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉइज? सिग्नल इज वांटेड साउंड। जैसे क्लास में अभी मैं पढ़ा रहा हूं, तो एक्सपेक्टेड ये है कि मैं बोलूंगा, तो वो सिग्नल है। और नॉइज होता है अनवांटेड साउंड। मतलब तुम जो जो पेज में पिक्चर पिक्चर कर रहे हो ना, उस पिक्चर पिक्चर को बोलते हैं नॉइज। तो अभी समझ जाओ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। समझदार तो हुई। मतलब नॉइज को कट डाउन करो, ध्यान यहाँ पे दो। टाइम ऑफ एसेंट, तो कैसे डिफाइन करोगे टाइम ऑफ एसेंट को? कैसे डिफाइन करोगे? The time taken by the projectile to reach maximum height from the point of projection, या फिर from the origin. So the time taken by the projectile to reach maximum height, कहाँ से मैक्सिमम हाइट? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन या फिर फ्रॉम द ओरिजिन, इज नोन एज टाइम ऑफ एसेंट। इज नोन एज टाइम ऑफ एसेंट। और इस टाइम ऑफ एसेंट को नॉर्मली हम डिनोट करते हैं टी सफिक्स इज। अब हमको टाइम ऑफ एसेंट फाइंड करना है, तो फिर वही तीन इक्वेशन में से एक इक्वेशन उठाएंगे। अब देखो, इक्वेशंस कौन सा यूज करना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तुमको टाइम ऑफ एसेंट फाइंड करना है, तो काइनेमेटिक्स के तीन इक्वेशन में से दो इक्वेशन ऐसे जिसमें टाइम आता है, तीसरे में नहीं आता है। मतलब वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as आउट ऑफ क्वेश्चन, वो तो यूज होगा ही नहीं, बराबर है ना? मिस्टर मिस्टर ब्लैक, हाँ यस, तुम अरे नाम नहीं ले सकता ना, रिकॉर्डिंग में चला जाएगा इसके लिए। तो मेरे को बताओ, ये वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as को छोड़ के कौन से दो इक्वेशंस है और मोशन के, काइनेमैटिक्स के? ढूंढ रहे हो? चलो ठीक है, कोई और बता दो। v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ एटी स्क्वायर। अब कभी भी याद रखना, इक्वेशन वो यूज करना जिसका तुम्हारे पास, जिस इक्वेशन के पैरामीटर्स का तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है, बराबर। अगर मैं s इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ एटी स्क्वायर यूज करने का सोचता हूं, तो मेरे पास मैक्सिमम हाइट के लिए h का वैल्यू नहीं है। आई डोंट नो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो नहीं कर सकता। लेकिन डू यू नो व्हाट इज द y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट? जीरो। मतलब तुमको फाइनल वेलोसिटी पता है vy। यू नो व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट uy? पता है, u sin थीटा, है ना? और तुमको ay की वैल्यू तो पता ही है, माइनस जी। तो दिस इज हाउ यू कैन डिराइव एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ एसेंट। तो तुम बोलोगे कि vy इक्वल टू uy प्लस ayt, बट एट मैक्सिमम हाइट। और ये मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो होता है, कैसे पता? अरे रियल लाइफ में भी तुम ऊपर जब ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो, सिर्फ इतना है कि यहाँ पे मोशन का एक ही कंपोनेंट है वर्टिकल। स्ट्रेट ऊपर थ्रो किया तो क्या होता है? स्पीड कम होता है, कम होता है, कम होता है, मैक्सिमम पॉइंट पे क्या होता है? जीरो। फिर वापस से नीचे आता है। प्रोजेक्टाइल, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन ही है, सिर्फ ये क्या है, एक्स कंपोनेंट इसका नहीं है, सिर्फ वाई कंपोनेंट है। अभी इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट डायरेक्टली वर्टिकली अपवर्ड्स, मैं इसको ऐसा थ्रो कर दिया। तो ऐसा जब थ्रो किया तो भी तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या हो गया? जीरो। तो एट मैक्सिमम हाइट वी वाई इक्वल टू जीरो, राइट? तो ये पता होना चाहिए। एंड ऑल्सो यू नो व्हाट इज ए वाई माइनस जी, यू नो व्हाट इज यू वाई, यू साइन थीटा। तो ये सारे के सारे वैल्यूज इक्वेशन में डाल दो, और टाइम को हम लोग वैसे भी बोलने वाले हैं टाइम ऑफ एसेंट। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, वी वाई इज जीरो, यू वाई कितना है? यू साइन थीटा माइनस कितना? माइनस जी। और तो क्या बोलोगे?
टी ए। तो ये मिल जाएगा जी टी ए इक्वल टू यू साइन थीटा, तो इट इज टी ए यू साइन थीटा बाय जी। ये मिल गया टाइम ऑफ एसेंट। बराबर, क्लियर। और आगे जैसे जैसे इक्वेशन और डिराइव होंगे तो कंफ्यूजन और बढ़ते जाएगा, तो इसके लिए ट्रिक है, याद रखने का ट्रिक है। ये यू साइन थीटा क्या था, यू वाई। तो टी ए को याद रखने के लिए यू वाई बाई जी ऐसा याद रखना, सिंपल हो जाता है काम। बराबर। और एक चीज याद रखना, ग्रेविटी इज नॉट बायस्ड। मतलब क्या होता है, मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया, तो जब वो एसेंट कर रहा था या जब वो डिसेंट कर रहा है, तो ग्रेविटी अपना बिहेवियर नहीं चेंज करने वाला। ग्रेविटी ऐसे नहीं बोलेगा कि तू ऊपर गया ना मैं अलग बिहेव करूँ, नीचे आया तो मैं अलग करूंगा। ऐसा होता है क्या? नहीं। तो ग्रेविटी इज बेसिकली बिहेविंग द सेम व्हेन द ऑब्जेक्ट इज गोइंग अप और व्हेन इट इज कमिंग डाउन। तो एक बात बताओ, जितना टाइम एसेंट में लगेगा उतना ही टाइम, तो एसेंट और डिसेंट का फॉर्मूला सेम है, हम डिराइव भी करने वाले हैं। तो टी ए, टाइम टू गो टू द मैक्सिमम हाइट एंड टाइम टू कम बैक टू ग्राउंड विल बी सेम, तो वो आएगा सेम। इससे तुमको टाइम ऑफ फ्लाइट भी मिल जाएगा इजीली। ओके, तो ये तो मिलेगा आपको u साइन थीटा बाई जी विच इज यू वाई बाई जी। अभी हम पहले फाइंड कर लेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है जितने टाइम तक, जितने टाइम में उसने अपना ट्रैजेक्टरी कंप्लीट किया प्रोजेक्टाइल ने, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कवर इट्स एंटायर ट्रैजेक्टरी इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अभी टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब बेसिकली ओरिजिन से स्टार्ट होके वापस ग्राउंड तक आने में जितना भी टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। बराबर। अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो डिफाइन कर लेंगे फिर फाइंड करेंगे। तो डिफाइन कैसे करोगे टाइम ऑफ फ्लाइट? बोलते ना, कभी गए होंगे एरोप्लेन पे तो किसने पूछा कि कहाँ गए थे, हाँ यहाँ यहाँ गया था, कितना फ्लाइट टाइम था, तुम बोलते हो कि 3 आवर फ्लाइट टाइम था। बाकी फिर बोर्डिंग में और फिर वो वापस नीचे उतरने में, बैगेज चेकिंग में टाइम जाता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या, जितने टाइम तक तुम फ्लाइट में एक्चुअल फ्लाई कर रहे थे, तो वही है टाइम ऑफ फ्लाइट, सेम थिंग। तो व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल, द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कवर its entire trajectory, its entire trajectory is known as time of flight। और टाइम ऑफ फ्लाइट को हम डिनोट करेंगे कैपिटल टी से। कैपिटल टी नॉर्मली ये टाइम पीरियड के लिए या फिर ये टोटल टाइम ऑफ मोशन के लिए, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए यूज होता है आइडियली स्पीकिंग। फिर वापस वही क्वेश्चन आ गया कि हाउ टू फाइंड आउट टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर वापस वहीं पे आ गया कि 3 काइनेमेटिक्स इक्वेशन थे, उसमें से एक में तो टाइम था ही नहीं, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as इज आउट ऑफ क्वेश्चन। फिर बचा दो, वी वाई इक्वल टू यू वाई, सॉरी वी इक्वल टू यू प्लस ए टी और एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। बराबर। तो अगेन यू हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और यू हैव टू मेक अ चॉइस। बराबर, तो बताओ कौन सा? हाँ, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, सही बात है। लेकिन एक्स कंपोनेंट के लिए कि वाई कंपोनेंट के लिए? वाई। वाई कंपोनेंट के लिए हम लोग ये यूज कर लेंगे, हम लिख लेंगे एस वाई यू वाई ए वाई। जब मोशन स्टार्ट हुआ था तब वाई कंपोनेंट जीरो था, जब मोशन खत्म हुआ तभी भी वाई कंपोनेंट जीरो ही है, सिर्फ एक्स कंपोनेंट जीरो नहीं है, जिसको तुम रेंज बोलते हो। तो जब मोशन स्टार्ट हुआ वाई कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वाज जीरो, क्योंकि एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस मतलब वाई इक्वल टू जीरो। जब मोशन खत्म हुआ मतलब ग्राउंड पे आ गया, तो व्हाट इज वाई कंपोनेंट अगेन? जीरो। तो वाई इक्वल टू क्या आएगा? जीरो। बराबर, पक्का पक्का, श्योर श्योर। व्हाट वाज यू वाई? यू साइन थीटा। और टी को तुम क्या बोल रहे हो? कैपिटल। और ए वाई को तुम क्या बोल रहे हो? माइनस सी। सब्स्टिट्यूट करो,
एस वाई मतलब वाई मतलब 0, यू वाई मतलब यू साइन थीटा, और कैपिटल टी, ए वाई मतलब माइनस जी, और वापस से टी का स्क्वायर। ब्रिंग इट हियर, जी बाई टू टी स्क्वायर इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, बराबर हो गया, कैंसल। तो टी इक्वल टू, ये टू को वहां भेज दिया तो क्या आ गया, टू यू साइन थीटा बाय जी। व्हाट इज यू साइन थीटा? यू साइन थीटा मतलब क्या, यू वाई, तो ये क्या आ गया, टू यू वाई बाय जी। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर का वाई कंपोनेंट ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि मुझे पता था कि जब पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट किया और जब पार्टिकल ने मोशन खत्म किया तो दोनों ही केस में वाई कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस मतलब वाई की वैल्यू जीरो होती है। और मुझे यू वाई भी पता था, यू साइन थीटा, तो स्मॉल टी को मैंने कैपिटल टी लिख लिया क्योंकि मोशन खत्म हो गया। तो टी इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी विच इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, तो ये सारे वैल्यूज डाल दिए हमने और हमको मिल गया टी इक्वल टू टू यू साइन थीटा बाई जी। लेकिन याद रखने के लिए मैंने नोट्स में नहीं लिख के दिया है वो टू यू वाई बाई जी, वो मैं जब जेडबल नीट पढ़ाता हूँ वापस से रिपीट होता है तब बताता हूँ कि याद कैसे रखना। तो ये याद रखने के लिए देखो टू यू वाई बाई जी। अब आ गया टाइम ऑफ डिसेंट। Time of descent is the time taken by the particle to reach to the ground from its maximum height. ये अभी सिंपल हो जाएगा, ये अभी बहुत सिंपल है। टाइम ऑफ डिसेंट डिनोट करोगे टी सफिक्स डी से। अभी तुम भी हवा में उड़ो मत, ग्राउंड पे आ जाओ। ओके, एंड डोंट टेक इट इन ऑफेंसिव वे। सिर्फ आपका अटेंशन, मैं आई एम अटेंशन सीकर क्योंकि मुझे लगता है कि तुम ध्यान दो, इसके लिए बीच में पुअर जोक्स मारने पड़ते हैं मेरे को। डिफाइन करो, कैसे करोगे? दैट इज समथिंग आई यूज्ड टू डू 2 years बैक, लेकिन उसके बाद कुछ ज्यादा जल्दी हो गई क्लास में तो फिर जोक मारने के बाद चुप ही नहीं करते, हंसते जाते। तो ठीक है, पे अटेंशन, कैसे दोगे ध्यान? ध्यान कैसे दोगे वो बोला, डिफाइन कैसे करोगे वो नहीं बोला। तो बताओ डिफाइन कैसे करोगे? द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच ग्राउंड फ्रॉम मैक्सिमम हाइट इज नोन एज टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, अब ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को दो पीसेस में इमेजिन कर लो। एक था टाइम ऑफ एसेंट, एक था टाइम ऑफ डिसेंट। तो व्हाट इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट? हाँ, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को तुम कैपिटल टी बोलते हो, टाइम ऑफ एसेंट को तुम टी ए बोलते हो, टाइम ऑफ डिसेंट को तुम टी डी बोलते हो। तो बताओ टी डी क्या आएगा? टी माइनस टी ए। लेकिन टी खुद क्या था? टू यू वाई बाई जी, और ये है यू वाई बाई जी। टू यू साइन थीटा बाई जी माइनस यू साइन थीटा बाई जी, दो में से एक गया तो कितना बचा? यू वाई बाई जी मतलब यू साइन थीटा बाई जी। मैंने आपको बोला था कि हम प्रूव करेंगे कि ग्रेविटी इज नॉट बायस्ड। जब एसेंट हो रहा था तब और जब डिसेंट हो रहा था तब ग्रेविटी का बिहेवियर सेम था, मतलब एसेंट होने के लिए डिसेंट होने के लिए टाइम लगा एग्जैक्टली सेम। क्लियर? अभी जो बाकी रह गए वो हम लोग कल डिराइव करेंगे।